हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग आज बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ आंदोलन जो हुए और मतलब कुछ भी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तब भी चलेगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। पूरा अंत तक देखेंगे क्योंकि इसमें पूरा जितना भी अभी तक पढ़ा है समझ लीजिए उसका निचोड़ है। लेकिन अगर वो वीडियोस भी आप देख लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसलिए पिछले जो वीडियोस हैं सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से भी डिस्कस किए हुए हैं। आप जाकर के ज़रूर देखेंगे अगर मतलब आपका पेपर है। और ये भी क्वेश्चन जो अभी डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसे मतलब पूरा अंत तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी अपना देख पाएँ। ये सिर्फ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, आपका परसों पेपर होने वाला है, तो इसलिए आप सभी लोग अब थोड़ा एक दिन तो अच्छे से पढ़ ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला टॉपिक है हमारा चिपको आंदोलन। यह एक प्रमुख सामाजिक पर्यावरणीय आंदोलन है। इस आंदोलन को 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के चमोली जिले में गोपेश्वर में वनों की कटाई को रोकने हेतु महिलाओं द्वारा शुरू किया गया। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये उत्तराखंड के चमोली गांव से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 1974 को शुरू हुआ था, ठीक है। और किसने शुरू किया था इसको? तो इसके प्रणेता जो हमारे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने हर वीडियो में बताया है, अपना क्वेश्चन हो या ना हो तब भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इस आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो हमारे श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, ठीक है। कहीं कहीं श्री चंडी प्रसाद भट्ट का नाम भी देखने को मिलता है, मतलब मेन जो है वो श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। आप श्री चंडी प्रसाद भट्ट को भी याद रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। अगला है मतलब अगला पॉइंट जो ध्यान रखेंगे, इस आंदोलन को मुख्य उद्देश्य था वो व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था, ठीक है। वनों की कटाई को रोकने के लिए अनेक लोग वृक्षों से चिपक कर खड़े हो गए। हमने ये भी पहले बताया था कि चिपको आंदोलन इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये पेड़ों से चिपक करके लोग खड़े हो जाते थे और पेड़ों को काटने नहीं देते थे। कहते थे कि इसको काटना है तो मुझे काटो पहले, ठीक है। तो इस आंदोलन को इसलिए चिपको आंदोलन कहा गया। और ये श्री बहुगुणा जी को टिहरी बांध आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर टिहरी बांध जनक कहा जाए, टिहरी बांध आंदोलन के जनक, तब भी हमारे श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ही होंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट आपके आंदोलन जो हुए। तो चिपको आंदोलन हमने बता दिया अभी 1974 में गहड़वाल हिमालय उत्तराखंड के चमोली गांव में हुआ था। ये इसमें जो मेन थे ये सुंदरलाल बहुगुणा जी, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी मेन थी, ठीक है। अगला हमारा शांत घाटी आंदोलन हुआ। ये केरल के पलक्कड़ जिले में जो है हुआ। सुगाथा कुमारी जो है इसमें मेन कौन थी देख लीजिए, यहाँ पे जो है वो मेन लोग हैं, ठीक है। ये इतने में, और इधर उस आंदोलन का उद्देश्य लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे साइलेंट वैली आंदोलन, साइलेंट वैली की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया। यह एक सामाजिक आंदोलन था। यह आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। शांत घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये शांत घाटी जो है वो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और इसका जो आंदोलन शुरू किया गया ये यही शांत घाटी में 1973 में। देखिए शांत चिपको याद रखो, ठीक है। शांत से 73 में शांत हुआ, शांत आंदोलन घाटी, शांत घाटी आंदोलन। और जो हमारा चिपको आंदोलन हुआ 1974 में हुआ, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जितने भी वीडियोस हैं सभी को देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे वीडियो को, ठीक है। बाकी कुछ करिए ना करिए, शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। अगला है, ठीक है। तो ये समझ गए सुगाथा कुमारी शांत घाटी आंदोलन के अगर पूछ लिया जाए कि कौन मेन था उसमें या कौन प्रणेता था, तो ये हमारी सुगाथा कुमारी जी थी, ठीक है। ये याद रखेंगे। और हुआ कहाँ है? तो ये हमारा केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ, ठीक है। अगला देखेंगे मैत्री आंदोलन। तो ये हमारा जो मैत्री आंदोलन था ये उत्तराखंड के चमोली गांव में ही शुरू हुआ और इसके जो प्रणेता थे ये हमारे कल्याण सिंह रावत जी थे। इन्होंने क्या किया? 1974 में कल्याण सिंह रावत ने शादी विवाह में जूता चोरी की परंपरा को खत्म करते हुए दूल्हे द्वारा लड़की के मायके में एक पेड़ लगाने की रस्म शुरू की, जो धीरे धीरे एक आंदोलन में तब्दील हो गई। देखिए कितना मतलब कुछ थोड़ा सा फनी है तो आप लोग अच्छे से याद रख पाएंगे। क्या होता है? जूता चोरी होती है शादी में, तो वो जूता चोरी को कहा गया कि अब जूता चोरी नहीं होगी, ठीक। आज से जूता चोरी खत्म, ठीक। क्या किया जाएगा? दूल्हे द्वारा जो है
लड़की के मायके में एक पेड़ लगाया जाएगा। ठीक, ये पेड़ लगाओ, फिर आना तो इसी के नीचे बैठना आके। ठीक है, तो ऐसा एक आंदोलन शुरू किया गया, तो जो धीरे धीरे आंदोलन में तब्दील हो गया। ठीक है, और इसके प्रणेता कौन है, तो ये हमारे कल्याण सिंह रावत जी हैं। मैत्री आंदोलन, आप याद रखिए मैत्री को कि मित्री आपके फ्रेंड दोस्त। ठीक है, तो इससे आप शादी से रिलेट कर लेंगे, कल्याण हो जाएगा। ठीक है, कल्याण सिंह से कल्याण, और ये इसके बाद तो कल्याण ही हो जाता है सभी का। तो इसमें जूता चोरी की रस्म को ख़त्म करके, फ़िलहाल भूलने वाले तो हैं ही नहीं आप लोग, 1994 में हुआ था ये। ठीक है, और वही हुआ था जहाँ चिपको आंदोलन हुआ था। इन्होंने जूता चोरी की रस्म को ख़त्म कर दिया और कहा है कि एक पेड़ लगाया जाएगा भाई, मायके में लड़की के मायके में दूल्हा एक पेड़ लगाएगा, ये आंदोलन था। अगला है जंगल बचाओ आंदोलन। तो जंगल बचाओ आंदोलन क्या था, ये बिहार में हुआ था, सिंहभूम में। और यह आंदोलन जो है आदिवासी जंगलों का संरक्षण, वन क्षेत्र को बढ़ाना था। ठीक है, तो बस इतना सा ये था। आगे देखते हैं, कुछ और आंदोलन भी हैं, इन्हें भी हम लोग देख लेंगे। इसमें से कोई भी आंदोलन आता है तो आप पेपर में आराम से कर पाएंगे। ठीक है, नवदान्य आंदोलन, तो ये कहाँ 1982 में हुआ, और दून घाटी वंदना शिवा जो है, वंदना शिवा इसकी प्रणेता हैं, दून घाटी में हुआ। और इस आंदोलन का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो नवदान्य आप याद रखिए, नया दाना। ठीक है, नई भाई जैविक खेती करेंगे, नया दाना बनाएंगे, मतलब नई पैदावार होगी, नया गेहूँ बोएंगे। ठीक है, नया चावल बोएंगे। ठीक है, तो नवदान्य 1982 में हुआ। और इसकी जो वंदना, नवदान्य वंदना, ठीक है, वंदना करी भाई भगवान जी सही से, मतलब अब ये बढ़ाइए, जैविक खेती हो, बढ़ावा मिले इसको। ठीक है, तो वंदना, और किसकी वंदना की, शिव की वंदना की, किसके लिए, नवदान्य के लिए, मतलब नए दाने के लिए, कि जो है भगवान, मान लो कोई गरीब किसान है, उसके पास अनाज नहीं है बोने के लिए, तो उसने कहा भगवान मुझे जो है कहीं से नया दाने की व्यवस्था कर दो, तो कि मैं अच्छा बीज बोऊँ और जो है मेरी फसल अच्छी हो। तो उसके लिए इन्होंने करा, और ये किससे, इनका उद्देश्य क्या था, जैविक विविधता और जैविक खेती को बढ़ावा देना था। ठीक है, फिर आता है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हमने अभी पहले भी बहुत बार डिस्कस कर लिया है। मेधा पाटेकर और बाबा आमटे जो है इसके मेन लोग हैं। ठीक है, अरुंधति राय और आनंद पटवर्धन का नाम भी इसमें आता है। ये मध्य प्रदेश में जो है इसको चलाया गया, और इसका काम मतलब क्यों चलाया गया, इस आंदोलन ने बड़े बांधों के विकास की रणनीति पर समर्थित प्रश्न चिन्ह लगाया और इसका विरोध किया। ठीक है, जो बड़े बड़े बांध बनते हैं उस पर विरोध किया उसका। नर्मदा सागर परियोजना, आनंद पटवर्धन और सरदार सरोवर परियोजना का विरोध किया। देखिए, नर्मदा सागर परियोजना का आनंद पटवर्धन ने और सरदार सरोवर परियोजना का विरोध किया। ठीक है, तो इन्होंने ये जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन पे आपको ज़्यादातर मेधा पाटेकर ही देखने को मिलेंगी, इसलिए इनका नाम जो है मेन रूप से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तरुण भारत, ये हमारे राजेंद्र जी जो हैं, इन्हें जल पुरुष भी जाना जाता है, जल पुरुष के नाम से। ठीक है, कि ये जल से ही रिलेटेड है। तरुण भारत, ठीक है, तरुण भारत संघ 1985, ये राजस्थान में, रा से राजेंद्र। ठीक है, राजस्थान में जल की समस्या से व उपलब्धता पर यह आंदोलन केंद्रित है, और इसमें जल के परंपरागत स्रोत का पुनरुद्धार व जल संचय के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। ठीक है, इसीलिए राजेंद्र सिंह को जल पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। तो पश्चिमी घाट जो है हमारा, ये गोवा कन्याकुमारी में जो है हुआ, और इसके जो प्रणेता थे वो हमारे कैलाश मल्होत्रा जी। ठीक है, पश्चिमी घाट से रिलेटेड यह 80 के दशक का सशक्त आंदोलन था, जो जैव विविधता संरक्षण, बड़े बांधों के विरोध और विकास की वैकल्पिक रणनीति के पक्षधर थे। देखिए, ये जो हमारे नर्मदा बचाओ और पश्चिमी घाट दोनों थे, ये दोनों बांध से रिलेटेड आंदोलन थे। ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल भूलेंगे नहीं, अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से आप भी पढ़ते हुए चलेंगे, और बिल्कुल बोर नहीं होना है, क्योंकि एक ही दिन की बात बची है, तो आपको जो है भागना नहीं है, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर बातें ज़्यादा होंगी। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो ये क्वेश्चन हमने रखा था, ऐसे ही ले लिया। तो यहाँ जो 1973 है, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोगों ने रेड डेटा बुक के बारे में बहुत पढ़ा है। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर
नेचर, ठीक है। तो ये जो IUCN के रेड डेटा बुक के में संकटग्रस्त जीव जंतुओं को दर्शाया गया है, तो इसके जो पन्ने होते हैं इस बुक के, वो कैसे होते हैं, तो वो गुलाबी पन्ने होते हैं, ठीक है, गुलाबी पृष्ठ पर दर्शाया जाता है। अगला है गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में कौन आता है, तो ग्रेट इंडियन बर्ड्स, राजस्थान का जो कि राजकीय पक्षी है, साइबेरियन क्रेन, ये सब संकटग्रस्त जो है प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं। अगला है समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है, तो समुद्री गाय के नाम से ड्यूगोंग को जाना जाता है, ठीक है। अगला है हमारा संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है, तो कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, नीलगिरी ताहर, ये सभी हमारे संकटग्रस्त की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, इंडेंजर्ड। अगला है पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या है, तो पश्चिम बंगाल का जो राजकीय पशु है ये फिशिंग कैट है, ठीक है। जिसका कोई गया होगा कभी या मतलब सुना होगा तो पता होगा उनको, वहाँ के लोगों को फ़िश मतलब बहुत, फ़िश और चावल, मछली चावल उनका प्रिय भोजन है वहाँ का, पश्चिम बंगाल के लोगों का। तो वो फिशिंग कैट, वहाँ का पशु भी जो राजकीय पशु है वो फिशिंग कैट है, ठीक है। इस टाइप से रिलेट करके याद करेंगे तो आपको चीज़ें भूलेंगे नहीं, ठीक है। भारत का कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, तो जो मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है ये हमारा सुंदरवन है। सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के उससे बनता है, ठीक है। और यहाँ पे सुंदरी नामक एक वृक्ष होता है जिसके कारण इसको सुंदरवन नाम दिया गया। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है वन एवं वन्यजीव किस सूची का विषय है, तो वन और वन्यजीव समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती मीन्स जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सके, वही हमारा क्या होता है, समवर्ती सूची होती है, ठीक है। दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दुर्लभ जो सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा नंदन कानन उड़ीसा में है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। थामिन मृग परियोजना की शुरुआत कब की गई, तो ये मणिपुर में 1977 में की गई। अगला है बंगाल का आतंक कही जाने वाली कौन सी वनस्पति है, तो बंगाल का आतंक हमने एक बार आपसे पूछा भी था, जलकुंभी है, ठीक है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, तो नीम हमारा उपयुक्त वृक्ष है। किस वृक्ष को पर्यावरणीय पारिस्थितिकी का आतंक संकट माना जाता है, तो यूकेलिप्टस, इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन बता चुके हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर धूल प्रदूषक को रोकने का पूछा जाए तो आप नीम बताएंगे। अगर पर्यावरण परिस्थितिकी का संकट मतलब आतंकवादी मानते हैं, यूकेलिप्टस हमारा बहुत ही वाटर को एब्जॉर्व करता है, इसलिए ये जो पेड़ है हमारा पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही पेड़ मतलब ज़्यादा पेड़ होंगे, ये बहुत सारा पानी लेंगे तो फिर पानी वाटर लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। वाटर लेवल कम का मतलब हम लोगों के पीने के लिए भी पानी आज कम पड़ रहा है, तो क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए संकट है, ठीक है। अगला है छोटे कच्छ के रण में किसका आवास होता है, तो ये भारतीय जंगली गधा जो है वो छोटे कच्छ के रण में रहता है, ठीक है। भारत में पाया जाने वाला अकेला विशुद्ध प्रजाति का हिरन कौन सा है, तो काला हिरन है, ठीक है। अगला हम लोग देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो पर्यावरण की हैं और उसके लेखक, ठीक है। ये पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं आप लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। टुमारो बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, टुमारो बायोडाइवर्सिटी जो लिखी गई है ये हमारी वंदना शिवा के द्वारा लिखी गई है। और अब आप जो है अपने आप से क्वेश्चन करिए कि वंदना शिवा किस आंदोलन से रिलेटेड हैं, ठीक है, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इससे पहले अभी हमने सारे आंदोलन बताए और उसमें वंदना शिवा का नाम था। आप रिलेट करिए, याद करिए, मैंने बताया था अभी कि वंदना करेंगे शिव जी की, क्या मांगेंगे, अभी बताया था ना, तो उससे रिलेट करेंगे तो शायद याद आ गया होगा। संरक्षण एवं विनाश, संरक्षण एवं विनाश ये हमारे सरला बहन जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है स्पर्श गंगा, ये रमेश पोखरियाल और निशंक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला है, ठीक है, तो मान लो कैसे याद रखेंगे, संरक्षण करना क्या सरल चीज़ है क्या, किसी जो है पर्यावरण का संरक्षण करना सरल है, किसी ने पूछा क्या संरक्षण करना सरल है, तो मतलब संरक्षण और विनाश सरला देवी जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। वंदना कब करेंगे, टुमारो करेंगे, कल करेंगे। वंदना कब करेंगे, कल करेंगे। टुमारो वंदना करेंगे। तो टुमारो बायोडाइवर्सिटी वंदना शिवा से रिलेटेड हो गई। संरक्षण और विनाश हमारा सरल होता है क्या, क्वेश्चन कर रहे हैं, सरल नहीं होता,
तो ये हमारा सरला बहन जी हो गई इसकी। स्पर्श गंगा, तो क्या इसमें कोई निशंक, मतलब इसमें कोई शंका ही नहीं है, कोई सस्पेंस ही नहीं है कि मैंने गंगा जी को स्पर्श नहीं किया है। मतलब बहुत सारे लोग गंगा जी में स्नान करने जाते होंगे, हमारे प्रयागराज में जाते होंगे, प्रयागराज गए होंगे, तो प्रयागराज है, हरिद्वार है, बहुत सारी जगह हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको गंगा जी मिल जाएंगी। तो क्या इसमें भी कोई शंका है कि मैंने जो है गंगा जी को स्पर्श नहीं किया है? आप ऐसे मतलब कर सकते हैं। तो निशंक, मतलब रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो स्पर्श गंगा इन्होंने लिखी है। अगला है डाउन टू अर्थ, ठीक है, डाउन टू अर्थ सुनीता नारायण। तो डाउन टू अर्थ मतलब ये पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे कहते हैं कि शेषनाग पृथ्वी को रोके हुए हैं। मतलब एक थोड़ा हट के सोच रहे हैं, लेकिन आपके रिलेट करके याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो नीचे क्या है? नारायण है भाई, सुनीता नारायण, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब अभी मैं बना रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बता रही हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए शायद हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको सही बात समझ में आया या ऐसे ही ऊपर ऊपर निकल गया। फ्रॉम ग्रीन टू एवर ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है, ये हमारे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा लिखा गया है और भारत में ये हरित क्रांति के जनक हैं। और धरती की पुकार हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा लिखा गया है। आप याद रखिए कि चिपको आंदोलन, वृक्ष को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी ने आंदोलन शुरू किया, तो ये कह रहे थे कि धरती की पुकार है ये कि वृक्षों को बचाओ, तो धरती की पुकार सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। अगला है इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स। तो इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल, ठीक है, कहा सर्वाइव करने के लिए भाई वंदना तो करनी पड़ेगी, भाई ईश्वर से प्रार्थना तो करनी पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो सर्वाइवल, वंदना शिवा। अगला है बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश करते हैं, तो ये किसने कहा? ये भी हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कहा। अगला ये क्वेश्चन है, पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, क्या आपको पता है? तो यहाँ पे हमारा जो वृक्ष मित्र है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ये जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब हम लोग कुछ रोग देख लेते हैं, प्रमुख प्रदूषक और उनसे होने वाले रोग, ठीक है। तो ये पारा जो है ये मिनीमाता रोग उत्पन्न करता है, ये प्रदूषक हैं, और ये आप सोच रहे होंगे कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसे अगर आपने नहीं देखे, हमने एक जो है मॉडल पेपर में प्रीवियस ईयर भी पूरा डिस्कस किया हुआ है, अगर उसको नहीं देखा है तो आप जा करके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी इम्पोर्टेंट है सभी कुछ मतलब है उस पर, तो आप जा करके ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो फ्लोराइड जो है नॉक नी संलक्षण, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, कैडमियम जो है कैडमियम इटाई रोग उत्पन्न हो जाता है, एस्बेस्टॉस जो होता है वे फेफड़े का कैंसर उत्पन्न करता है, और बेंजीन हमारा जो केमिस्ट्री वाले हैं बेंजीन तो खूब बनाते होंगे, ल्यूकेमिया का कैंसर उत्पन्न होता है। एनिलीन जो है, एनिलीन भी बनाई होगी, बनाई थी एनिलीन, पेपर में आई थी कि नहीं? एनिलीन बनाने के लिए एनिलीन बनाते हैं ना बेंजीन से ही, तो एनिलीन अच्छा फॉर्मूला क्या होता है याद है? अब तो खा गए होगे ना, पेपर हो गया तो क्या याद करके रखना तो इससे जो है मूत्राशय का कैंसर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे प्रदूषक और उनसे होने वाले रोग डिस्कस कर लिए। आपको जो भी मतलब इनको कई बार आप एक बार में वीडियो से ना याद हो तो 2 बार देखिए, 2 बार ना याद हो 3 बार देखिए, तो ये पहली बार स्लो में देखिए, दूसरी बार थोड़ी सी स्पीड में, फिर तीसरी बार में उससे ज़्यादा स्पीड में, और आपको बिल्कुल चौथी बार आप देखेंगे तो आपको पहले से याद आ जाएगा ये है ये है, ठीक है। तो इस टाइप से याद रखेंगे। अगला हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस पर हुआ है? तो ये जो सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है ये हमारे दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस भी हैं, जल के प्रदूषण को मापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यूज़ करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा जल में देखते हैं और उसी से हम लोग जल प्रदूषण के स्तर को मापते हैं, ठीक है। तो भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी यूनिट है, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण हम लोग डेसिबल में मापते हैं, और आप लोग बताएंगे कि कितने डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो प्रदूषण मतलब ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, ठीक है। हमने पूरा बताया हुआ है इसीलिए पूछ रहे हैं, तो आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। कुछ ही बच्चे कमेंट करते हैं, आप लोग कोशिश करिए, सभी बच्चे करिए, ठीक है। नहीं आता है तो सर्च करके देखिए, अपने नहीं देखे वीडियोस तो वीडियो को देखिए, उसके बाद करिए।
अगला है ग्रीन मफलर संबंधित है, तो यदि ये ग्रीन मफलर अगर आ जाए कहीं पे तो पर्यावरण मत लगा दीजिएगा, ये भी ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक है 45 डेसिबल है। अगला है गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी तो 1985 में हुई थी, ठीक है। अगला है भारत में मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या कहाँ है, तो चंबल घाटी में बीहड़ क्षेत्र में पड़ती है। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या हैं, वृक्षारोपण कर दिया जाए, मेड़बंदी कर दी जाए, हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, जैव उर्वरकों एवं कार्बनिक पदार्थों को प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये सब काम करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा अम्ल वर्षा का पीएच क्या होता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो ये है, मान लो ये 7, यहाँ 1 to 7 जो होते हैं वो हमारे सारे एसिड होते हैं, और 7 to जो 14 होते हैं ये हमारे बेस होते हैं, मीन्स क्षार होते हैं, ठीक है। एसिड मीन्स अम्ल, बेस मीन्स क्षार। तो 1 से जो 7 के बीच में नंबरिंग आएगी वो सारी हमारे एसिड हो जाएंगे, और मतलब अम्ल हो जाएंगे, और 7 से 14 के बीच जो भी आएंगे वो हमारे क्षार हो जाएंगे। मान लीजिए हमने कहा कि 4 है तो बताइए अम्लीय है या क्षारीय, तो आप बताएंगे अम्लीय है। 7 है अगर किसी का पीएच तो वो उदासीन होता है, ठीक है। अगर 7 है तो ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। 7 से ज़्यादा है तो ये हमारा क्षार होता है। कहेगा इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अम्लीय है, तो जैसे जैसे इधर मतलब 1 ज़्यादा अम्लीय है, फिर 2 उससे कम, फिर 3 उससे कम, इस टाइप से अम्लीयता चलती है। और क्षार में जो 14 है वो सबसे ज़्यादा क्षारीय है, फिर 13 उससे कम, 14 उससे कम, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है, तो ये 5.6 से 6.5 तक होता है, ठीक है। वह परियोजना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक जैसे डीडीटी, ठीक है, आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता के बढ़ते हुए ऊतकों में जमा हो जाते हैं, तो ये जैविक आवर्धन होता है। अगला है जैविक आवर्धन का अच्छा उदाहरण क्या है, तो डीडीटी है, ठीक है। अगला है मलेरिया से बचाव के लिए जलाशयों में छिड़काव किया जाता है, तो डीडीटी डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये बहुत ही जो है पॉपुलर नेम है डीडीटी का। शायद केमिस्ट्री वाले बच्चे अगर देख रहे होंगे वीडियो को तो उनको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। अगला है शैवाल ब्लूम संबंधित है, तो जो हमारा शैवाल ब्लूम है ये हमारा सुपोषण यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अगला है गंगा का जल शुद्ध रहता है, तो गंगा का जल शुद्ध क्यों रहता है भाई, काहे रहता है, तो जीवाणुभोजी इसमें हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, ऐसे वहाँ पे जीवाणुभोजी हैं, इसी कारण क्या होता है गंगा का जल शुद्ध रहता है। आप लाते हैं गंगा जल और रख देते हैं, क्या करते हैं, बहुत दिनों तक रखा रहता है, उसके बावजूद वो खराब नहीं होता, तो क्यों नहीं होता, इसी कारण नहीं होता है। अगला है कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो जो हमारा हाइड्रोजन है ये न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण को उत्पन्न करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। और आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके लिए मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ शेयर तो ज़रूर ही कर दीजिएगा, ठीक है, बिना कहे। और आपको बीएससी से भी रिलेटेड सारी क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी, साथ ही हम लोग इन्वायरमेंट भी जीके थोड़ी थोड़ी डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपका नॉलेज भी बढ़ता रहे, क्योंकि बीएससी के बाद या बीए के बाद या बीकॉम के बाद आपको यही करना है, ठीक है। मतलब जीके की तैयारी करनी है, मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, तो क्यों ना अभी से किया जाए थोड़ा थोड़ा, है ना। तो इसीलिए तो नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे, पुराने हैं तो अच्छी बात है, नीचे कमेंट करके बताएंगे ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा सभी लोग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत के संरक्षण का सर्वप्रथम पता लगाया, तो किसने पता लगाया, तो ये हमारे जोसेफ फोरमैन इंग्लैंड के हैं, इन्होंने 1985 में पता लगाया। गोबर गैस का मुख्य घटक है, तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक है ये हमारा मीथेन होता है। अगला है क्रैकिंग गैस के नाम से जाना जाता है, तो क्रैकिंग गैस किसको कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को हमारा क्रैकिंग गैस कहा जाता है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है, यही सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी है, और इसके साथ में हमारा नाइट्रस ऑक्साइड भी उत्तरदायी है। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला N2O। अगला है आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषक वाला राज्य कौन सा है। देखिए अभी हमने बताया था कि आर्सेनिक की अशुद्धि से कौन सा रोग होता है, तो आप रिमाइंड करिए तुरंत कि कौन सा रोग होता है आर्सेनिक की कमी से, आर्सेनिक प्रदूषक जल पीने से। और ये सबसे ज़्यादा होता कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है, आर्सेनिक प्रदूषित जल ज़्यादातर। तो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर यूज़ करते हैं, रिसाइकिल, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़, ठीक है। तो कम उपयोग पुनः चक्रण, रिसाइकिल पुनः उपयोग, रीयूज़। रिड्यूस
मतलब कम उपयोग, और इसका फुल फॉर्म है, देखिए मैं लिखे दे रही हूँ, रिड्यूस। ठीक है, फिर है पुनः चक्रण, रिड्यूस, रिसाइकिल, रिसाइकिल, और पुनः उपयोग, रीयूज। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है 3 प्रकार के आर यूज़ करे जाते हैं पर्यावरण में, तो आप उनको ऐसे याद रखिए। इंग्लिश में देख लीजिएगा, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। री सब में मिलेगा आपको, ठीक है, DCD ऐसे याद कर सकते हैं ना। तो रिसाइकिल पहले आए, बाद में आएगा, रिड्यूस पहले आएगा। कम उपयोग किया, जैसे मान लीजिए कुछ है, ठीक है, तो अभी हम लोग कम यूज़ करेंगे उसका, और क्या करेंगे, फिर से यूज़ करेंगे, मतलब फिर से रिसाइकिल करेंगे उसको और पुनः उपयोग करेंगे। जैसे हम लोग वाटर के साथ में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के हैं, हम लोग रिड्यूस करते हैं, रीयूज़ करते हैं और रिसाइकिल करते हैं। तो इनका क्रम नहीं भूलना है, रिड्यूस, रिसाइकिल, देन रीयूज। ठीक है, अगला है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो होता है, और प्लस बेंजीन होती है। ठीक है, अगला है प्लास्टिक बैग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। जो मेन दिवस हैं वो भी आप लोग याद रखेंगे, जैसे हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस हमारा 12 जनवरी को होता है। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को होता है। तो ये सारे सिंपल चीज़ें हैं, तो इनको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय वन दिवस, हमने एक ट्रिक भी डिस्कस की हुई थी, गौरैया वन में जल, 20 को गौरैया दिवस, 21 को वन और जल दिवस 22 मार्च को। ठीक है, तो वो सब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। आगे देखते हैं, प्लास्टिक बैग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला भारत का जो पहला राज्य है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश बना है। अगला है पूर्णतः जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो सिक्किम है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में भारत का कौन सा शहर देश का सबसे स्वच्छतम शहर बना, तो हमारा इंदौर है। ये कई बार बन चुका है सर्वोत्तम स्वच्छ शहर। अगला देखते हैं, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये 1986 में लागू हुआ। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये 2002 में लागू हुआ। किसके लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, अगला है भारत के किस जीवमंडल संचयन क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो जो है हमारा मन्नार की खाड़ी है, इस जीवमंडल संचयन क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, किस महानगर के प्राणी उद्यान में जांगिल पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं, तो ये हमारा दिल्ली है। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और पड़ता कहाँ है ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और जल्दी ही हो सकता है कि मतलब हम लोग लाइव पे मिल सकते हैं, थोड़े दिन का वेट है। ठीक है, हो सकता है कि मतलब क्राइटेरिया पार होने के तुरंत बाद हम लोग लाइव आएंगे, तो ज़रूर लाइव पढ़ाई करेंगे, आपको भी मज़ा आएगा, हमको भी। ठीक है, अंडमान निकोबार के उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए जो 15 द्वीपों में फैला हुआ है, तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है भारत के प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किस पर्वतारोहियों ने खोजा था, तो ये फ्रैंक स्माइथ और होल्डर्स बर्थ ने खोजा था। अगला है भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में जो है वहाँ पे घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है। अगला है हमारा कर्नाटक का वह राष्ट्रीय उद्यान जहाँ वन्य एशियाई हाथियों को पकड़ने के लिए खेड़ा अभियान चलाया गया, तो ये जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे जो है ये वन्य एशियाई हाथी को पकड़ने के लिए खेड़ा अभियान चलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कौन सा स्टेट जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो हम ही बता देते हैं, चलिए ये एमपी हमारा है। ठीक है, इसे ही जाना जाता है। तो आगे देखते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दाचीग्राम हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। साथ ही में राजाजी उत्तराखंड में है, दंपा मिजोरम में है, और पिन वैली हमारा हिमाचल प्रदेश में है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इन सभी को देख लेंगे। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये हमारा जो पड़ता है ये हमारा यूपी में पड़ता है एकमात्र। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। 1 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर ये केवलादेव जो यहाँ पे केवलादेव नहीं है, केवलादेव अच्छा कहाँ है, हमने बताया हुआ है आपको, राज केवल रण में। ठीक है, केवल से केवलादेव राजस्थान होता है। ठीक है, तो केवल जो टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये हमारा तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है,
अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये भी हमारा कहाँ पड़ता है, ये भी हमारा राजस्थान में पड़ता है। कुछ और इम्पोर्टेंट देखिए, एक सींग वाला गैंडा, बिल्कुल ईजी सा, आपको 100 बार बता चुके हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एशियाई बब्बर शेर, तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल मृग, कश्मीरी हिरण, ये दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, कश्मीर में। अगला है, अगर पूछा जाए दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किन जीवों के लिए आरक्षित है या किसके लिए जाना जाता है, तो कश्मीरी हिरण या हंगुल मृग के लिए आप लगाएंगे। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपको बताया था, थाईमीन मृग संकटग्रस्त संगई है, ये एकमात्र रहता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। साइबेरियन पक्षी कहाँ है, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का अभी बताया आपको, राजस्थान में पड़ता है, वही है। ये किसके लिए जाना जाता है, सारस के लिए, साइबेरियन पक्षी सारस के लिए, ठीक है। अगला है जंगली गधा, जंगली गधा ये कच्छ का रण गुजरात के लिए है, ठीक है। अगला है रॉयल बंगाल टाइगर, ये कहाँ रिजर्व कहाँ है, ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पड़ता है, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो वहीं, ठीक है। ऑलिव रिडली कछुआ, ऑलिव रिडली जो कछुआ है ये हमारा कहाँ पे पड़ता है, ये भितरकनिका अभयारण्य, ऑलिव रिडली कछुआ जो मिलेगा वो हमारा भितरकनिका अभयारण्य उड़ीसा में मिलेगा। पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए कौन है, तो कोलकारे बेलूर पक्षी अभयारण्य, केलामेरू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटक, ये दोनों जगह पे ये संरक्षित होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बताया कि असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला एशियाई गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा, और सभी दोस्त जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, पूरा ग्रुप हैं जो भी हैं जहाँ भी, सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर PDF में लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।